हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने डिफरेंशियल के बेसिक फार्मूलाज वगैरह देखे थे, और जो उस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो फिजिक्स में बड़ा काम आता है, और वो था डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ यू। मीन्स जब ऑपरेटर कुछ और है और फंक्शन कोई और वेरिएबल में है तो हम ऑपरेटर चेंज कर लेते हैं, जैसे डी अपॉन डी यू ऑफ फंक्शन ऑफ यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, और फिर इसका एक डायरेक्ट मेथड बताया था कि जिसमें वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, और मैंने कुछ लास्ट लेक्चर में कुछ सम्स दिए थे, आई होप आपने ट्राई किए होंगे। तो उसमें जो पहला सम था वो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट था डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग sec x प्लस टेन एक्स। देखिए, log x इंटू sec x प्लस टेन एक्स होता वो एक अलग बात थी। ये log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स है। मींस पहले x का एक फंक्शन बनाया और फिर उसका लॉगरिथम लिया है, तो ये फंक्शन का फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर ये log x होता तो बहुत अच्छी बात थी, बट ये log sec x प्लस टेन एक्स है, तो sec x प्लस टेन एक्स जो वो हमको बॉदर कर रहा है। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। और जैसे कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, वैसे ही log sec x प्लस टेन एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स हो जाएगा। फिर ये लाइन किसके लिए खींची है? ये लाइन याद दिलाने के लिए खींची है कि जिस चीज के नीचे लाइन खींची है उसके डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई जरूर करना है। तो इसका डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई करना है। तो चूंकि अब तो हम एक्सपर्ट हैं, सारे फॉर्मूले हमने याद कर लिए हैं, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल लिख रहा हूं मैं। sec x का डिफरेंशियल होता है sec x टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर एक्स। ओके, तो इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी अभी ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, इसमें sec x कॉमन आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अगला जो सम था वो था डी अपॉन डी एक्स ऑफ log sec x। मैं फिर से एक बात जो बच्चे बार बार मिस्टेक करते हैं यूजुअली, वो मैं पॉइंट आउट कर दूं कि ये d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू सेक एक्स नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो हम इसे u इंटू वी वाले फॉर्मूले से ट्राई करते हैं। मीन्स फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा, पहले का डिफरेंशियल, इस टाइप से करते हैं। बट ये लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स है, तो ये फंक्शन का फंक्शन है, इसमें ये करते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। और log x का डिफरेंशियल जैसे 1 अपॉन x होता है, वैसे ही log sec x का 1 अपॉन sec x हो जाएगा, और sec x का डिफरेंशियल sec x tan x हो जाएगा। तो इस टाइप से ये tan x हो गया। ओके, अगला सम था इसमें d अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, देखिए हमने d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स पढ़ रखा है। d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 अपॉन टू रूट एक्स, बट दिस इज d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अप रूट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। सो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर द टर्म विच वाज अंडरलाइन, इसको मनी मन में x पुकारिए। तो d ओवर व्हाट डू वी नाउ रीड इट एज d ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो d ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन टू रूट x नहीं, जिसको x माना है वो यहां से कॉपी करो और पेस्ट कर दो। फिर जिस चीज के नीचे अंडरलाइन किया है उसके डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई जरूर करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का डिफरेंशियल होगा 2x। चाहो तो 2 से 2 काट दो और ये आंसर हो जाएगा। अगला सम था d अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये थोड़ा सा, इसमें पहले x का सेक लिया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसे एक्सपोनेंट के ऊपर चढ़ाया है, तो ये फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन हो गया, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ये। लेट अस सी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेक स्क्वायर एक्स के नीचे अंडरलाइन कर दो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। और e टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल जैसे e टू द पावर एक्स होता है ना, वैसे e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स, e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स। अरे भाई e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स।
फिर ये लाइन काय के लिए खींची थी, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई जरूर करना है। अब क्या हो सकता है कि इट इज पॉसिबल कि हम एक स्टेप में ना कर पाए सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल, तो फिर इसमें थोड़ा अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए पोस्टपोन कर देते हैं सॉल्यूशन को, और ऐसा लिख लेते हैं, हमको क्या करना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करना है। अब ये एक नई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स भी डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। सेक एक्स तो हम जानते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स नहीं जानते हैं, तो इसको फिर सेक एक्स होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आप सेक एक्स के नीचे लाइन खींच लो। ओके, अब जिस चीज के नीचे लाइन खींची है उसको मनी मन में एक्स पुकारो। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, तो सेक एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 सेक एक्स। फिर जिस चीज के नीचे लाइन खींची है उसके डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई करना मत भूलो, तो सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x, दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ सम्स करके प्रैक्टिस हो जाती है। बिल्कुल पहली बात, बच्चे 11th मूविंग बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम लाइफ में ये कर रहे हैं, तो मिस्टेक्स होती हैं, कोई बिल्कुल इश्यू ही नहीं है। बाद में सब कुछ फिजिक्स में जो डिफरेंशियल आते हैं वो सिंपल आते हैं, और बिल्कुल अगर आप इस टाइप के डिफरेंशियल ट्राई करेंगे तो वो फिजिक्स के डिफरेंशियल बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 1/√10x। ओके, अगला इलस्ट्रेशन ये था, डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x whole power minus 1/2. Now underline the term 10x and call that underlined term as x. So what we read it now, d over dx of x to the power minus 1/2. So this matches with d over dx of x to the power n. तो nx n minus 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो -1/2 10x टू द पावर -1/2 -1 हो गया। नहीं, अभी कैसे हो गया, वो लाइन क्या के लिए खींची थी, याद दिलाने के लिए, जिस चीज के नीचे लाइन खींची है उसके डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई जरूर करना है। तो 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, इट्स ओवर। बाकी इसको जितना सॉल्व हो सकता है उतना करके रख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। डी ओवर डी टी ऑफ, देखिए एक्स का ही कोई वो नहीं है कि एक्स के ही क्वेश्चन आएगा, है टाइम के टर्म्स में हो सकता है, थीटा के टर्म्स में हो सकता है, और भी कोई वेरिएबल हो सकता है, तो इसीलिए मैंने चेंज किया है ये t/√t²+1 आगे काम आने वाला है ये वाला डिफरेंशियल। तो ये इसमें क्या करेंगे, ये नहीं होगा लाइन खींचने से, ये फिर u/v वाला लगा सकते हैं, या फिर t²+1 की होल पावर -1/2 लिखकर u/v वाला लगा सकते हैं, लेकिन u/v की प्रैक्टिस करनी है हमको, तो u/v वाला लगाएंगे। और इसमें u/v में क्या सिखाया था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, सिर्फ उसके डिफरेंशियल का स्क्वायर नहीं करना है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। √t²+1 डी ओवर डी टी ऑफ t 1 हो जाएगा माइनस t, और ये √t²+1 का डिफरेंशियल करने के लिए t²+1 के नीचे लाइन खींच लेंगे, और फिर उसके बाद डी ओवर डी टी ऑफ √t, इसको ऐसे पढ़ेंगे d/dt ऑफ √t, जिसका डिफरेंशियल होगा 1/2√t, पर t नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वही यहां से कॉपी करना है या पेस्ट करना है, फिर जिस चीज के नीचे अंडरलाइन की है उसके डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। तो t²+1 का डिफरेंशियल 2t, 2 से 2 कट गया। नाउ बहुत सिंपल है, ये इधर आ जाएगा। अब बाकी सब कुछ नहीं है, अब उसमें कोई इशू नहीं है, तो वो आप लोग देखते रहना, ठीक है। डिफरेंशियल का काम खत्म हो गया, बाकी फिर कुछ भी चलता रह सकता है ना।
ओके, तो इस प्रकार से ये होता है। इसके बाद जो अगला इलस्ट्रेशन था वो था d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। देखिए वेरिएबल मैंने थीटा कर दिया जिससे कि बच्चों को बिल्कुल इजी रहे समझने में। तो d ओवर डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा, d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा का होल क्यूब, अंडरलाइन 3 साइन थीटा पावर 3 माइनस 1 साइन थीटा के डिफरेंशियल कॉस थीटा, सो दिस इज 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट d अपॉन du ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन यू प्लस कॉस स्क्वायर यू, लाइन खींच देंगे। d ओवर डी यू ऑफ रूट यू, d ओवर डी यू ऑफ रूट यू क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट यू साइन यू प्लस कॉस स्क्वायर यू इनटू, अब जिस चीज के नीचे अंडरलाइन किया गया है उसके डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई करना है। तो d अपॉन डी यू ऑफ साइन यू प्लस कॉस स्क्वायर यू, थोड़ा इधर आ जाएंगे, 1 अपॉन 2 रूट साइन यू प्लस कॉस स्क्वायर यू इनटू, अब डी ओवर डी ऑफ साइन यू कितना हो जाएगा कॉस यू प्लस डी अपॉन डी यू ऑफ, देखिए साइन यू का मेरे को डायरेक्ट डिफरेंशियल ये रटा हुआ है तो मैंने डायरेक्ट डिफरेंशियल लिख दिया, और कॉस स्क्वायर यू में मेरे को दिक्कत हो रही है तो मैं इस डिफरेंशियल को नेक्स्ट स्टेप के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर यू। ओके, अब कॉस स्क्वायर यू को कैसे निपटेंगे, कॉस यू का होल स्क्वायर, अंडरलाइन कॉस यू का डिफरेंशियल, नहीं सबसे पहले कॉस यू का होल स्क्वायर का हो जाएगा 2 कॉस यू, फिर कॉस यू का डिफरेंशियल माइनस साइन यू, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके बाद था d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता दैट इज डिफरेंट, वो बहुत सिंपल है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यू इंटू वी से हो जाएगा, वो अलग बात है। ये साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स है तो इसमें फिर साइन के आगे जो भी लिखा है वो अंडरलाइन हो जाएगा, फिर इसको मनी मन में क्या पुकारेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह क्या करेंगे कॉस एक्स इंटू द टर्म विच वॉज अंडरलाइन, get the differential of that term and multiply that differentiation। cos x का differentiation क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो इस टाइप से हो जाएगा ये cos ऑफ cos x, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू cos ऑफ cos x। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स फिजिक्स में नहीं अपीयर होती हैं क्योंकि ये अनरियलिस्टिक हैं, बस फिजिक्स में वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो फंक्शन रियलिस्टिक होते हैं, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस में ये सब करा रहा हूं। d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स साइन एक्स स्क्वायर अंडरलाइन कर लो, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है, पर एक्स नहीं कॉपी पेस्ट, जिस चीज के नीचे अंडरलाइन किया उसके डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई, एक बार में नहीं हो पा रहा है तो इसको फिर ऐसे लिख लो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ऐसे बढ़ा दो इसको, साइन एक्स स्क्वायर को अंडरलाइन कर लो, इस बार साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर का 2x, खत्म बात। ओके, तो इस प्रकार से ये इलस्ट्रेशंस थे, एक और रह गया है वो अब आप कर लोगे, मैं समझता हूं उसको। ठीक है, अब थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आप सोच रहे हो कि फिजिक्स में क्या कैसे यूज होता है इनका डिफरेंशियल का, चलो उसमें जाने से पहले कुछ एक दो और हो जाए बस। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे कि मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा है तो थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2, और फिर कैसे होता है वो साइन इनवर्स 1/2 होता है साइन 30, और फिर एक प्रॉपर्टी होती है उस हिसाब से ये थीटा इज इक्वल टू 30 आ जाता है ना। तो ऐसा ही एक इनवर्स फंक्शन है, अगर इसका डिफरेंशियल करना पड़ जाए तो फिर कैसे करोगे, ये cos इनवर्स x नहीं होगा, जैसे sin x का cos x हो जाता है वैसे
साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स नहीं होगा। इसका कैसे होगा? थोड़ा पॉज कर लें वीडियो को और सोचें तो फिर मैं बता रहा हूं। देखिए ऐसा होता है ये, इसको करने का ट्रिक है, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, तो यहां अगला स्टेप क्या अपीयर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। तो ये आपका आंसर क्या है? आपका आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स है। एज यू गेट डी वाई अपॉन डी एक्स यू विल रीच ऑन टू द आंसर। तो इस स्टेप को यहाँ फॉरवर्ड करते हैं, ये साइन इनवर्स उधर जाकर सीधा हो जाएगा, x is equal to sin y. Okay, now differentiate both side with respect to x. Differentiate both side with respect to x. Okay, अब आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। d over dx of x 1 हो जाएगा। अब यहां प्रॉब्लम फंस गई कि फंक्शन y में और ऑपरेटर x में, तो क्या करेंगे, इसके लिए ऑपरेटर चेंज कर लेंगे, d अपॉन डी वाई ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए dy से dy कट गया तो वी आर रिटर्निंग बैक टू द प्रीवियस स्टेप, सो इट्स क्वाइट राइट। ओके, 1 इज इक्वल टू डी ओवर डी वाई ऑफ साइन वाई क्या होता है, कॉस वाई, डी ओवर डी वाई ऑफ साइन वाई कॉस वाई, ओके, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या है हमारा आंसर, 1 अपॉन कॉस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। वैसे तो आंसर मिल गया, लेकिन y के टर्म्स में आंसर नहीं कर सकते क्योंकि y तो हमने माना था। तो कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे अपन। अभी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सोच लो होता होगा ये, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। बट साइन वाई क्या है, x, सो दिस कैन बी रिटन एज dy upon dx is equal to 1 upon under root 1 minus sin y क्या है, x, x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ y की जगह चाहो तो sin इनवर्स x फिर से कर लो। ये d over dx ऑफ sin इनवर्स x क्या हो गया, 1 upon under root 1 minus x स्क्वायर। ऐसे आप cos इनवर्स x का भी निकाल सकते हो और tan इनवर्स x का भी निकाल सकते हो। एक डिफरेंशियल मैंने और प्रॉमिस किया था तुम लोगों को, मैं बाद में बताऊंगा। वैसे फिजिक्स में उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन एज आई हैड प्रॉमिस तो मैं बता देता हूं। जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स आ गया, इसको कैसे निपटोगे बताइए। इसमें एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लग नहीं सकता, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लग नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है। तो एक्स टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, लेट एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। डिफरेंशियल कर लेंगे दोनों तरफ का, सॉरी दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे इसमें। इससे क्या फायदा हो जाता है, मींस देखिए पहले तो x की पावर x को y मान लिया, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y, ये हमारा आंसर हो गया। तो जैसे ही हमको dy अपॉन डी एक्स मिलेगा हम खुश हो जाएंगे ना। तो अभी इसमें क्या करते हैं, ट्रिक है इसका ये, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेते हैं इसमें। ठीक है, और लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में m टू द पावर n जो होता है वो n इंटू लॉग m हो जाता है। तो लॉग ऑफ x टू द पावर x हो जाएगा x इंटू लॉग x इज इक्वल टू लॉग y। ओके, अब इसमें दोनों तरफ d ओवर dx लगा देते हैं। एक्चुअली हमारा जो मोटिव है वो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, और हम बिल्कुल आने वाले हैं उस जगह पर। अब फंक्शन u इंटू वी, ये क्या है, u इंटू वी। तो u इंटू वी से अगर अपन देखें इसको, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशियल बराबर। अब ये d अपॉन डी वाई ऑफ लॉग वाई बेस e इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप यू आर यूज्ड टू about these steps, d over dy of log y into dy over dx. This will cancel out, 1 plus log x
इज इक्वल टू डी ओवर डी वाई ऑफ लॉग वाई 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई इधर ट्रांसपोज हो जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या है हमारा आंसर। ये y की जगह फिर से एक बार x की पावर x रख देंगे, ये ठीक है। हो गया। ये आंसर वैसे ऐसे भी आ सकता है कि एक बार तो इसको x की पावर n के फॉर्मूले से कर लो, एक बार इसको a की पावर x के फॉर्मूले से कर लो। a की पावर x का जो फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। हो गया। बट अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये बिल्कुल अजीब सी चीजें जो हैं वो रियल लाइफ में कैसे काम आती हैं, उसका यूज क्या है डिफरेंशिएशन का, क्यों हम इतना ये नई नई चीज क्यों पढ़ने के लिए हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इसका क्या यूज है। बहुत यूज है फिजिक्स में। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के बिना बिल्कुल भी चलना बहुत मुश्किल है। तो एक तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ये स्मॉल चेंजेस से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि फिजिक्स में, अब फिजिक्स की बात करते हैं तो एक 9th में तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पढ़ा है? ओके। इसका एक फॉर्मेट ये भी हो जाता है कि m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें अपन, तो ये हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, so k is equal to p square upon 2m। ओके, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो दैट मींस k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। अब जैसे किसी ने ये पूछा कि ये p जो है इसमें कुछ स्लाइट चेंज आ जाए, है ना। देखिए थोड़ा k और p से मेरे को दिक्कत होगी, क्योंकि जब d अपॉन डी के वगैरह करूंगा तो तुम लोगों को ही सुनने में दिक्कत होगी, तो मैं इसको सिमिलर फॉर्मेट में ऐसे कर लेता हूं, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, है ना। मतलब k की जगह y कर लिया और p की जगह x कर लिया ना, साउंड करने में दिक्कत आएगा नहीं तो, है ना। तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब किसी ने ये कहा कि यदि x में 1% का इंक्रीज हो जाए तो फिर y में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। इस प्रॉब्लम को वैसे कैसे निकालते हैं हम, x में 1% का चेंज हो जाए तो y में कितने परसेंट का चेंज होगा। इस प्रॉब्लम को अगर हम बेसिक उससे निकालें तो कैसे निकालेंगे, y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1 का होल स्क्वायर, ऐसे तो करेंगे। मतलब y का लेटर वैल्यू अपॉन y का फॉर्मर वैल्यू, ये प्रोपोर्शनल टू का फिर से इक्वल टू में बदल जाएगा, ये x2 अपॉन x1 का होल स्क्वायर। फिर क्या कहा उन्होंने कि x 1% बढ़ गया तो x की इनिशियल वैल्यू 100 हो गई और ये 101 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी चलो मैं बता देता हूं। y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू 101 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ डिवाइडेंडो या दोनों तरफ -1 कर देते हैं, तो उससे आपको y2 माइनस y1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इधर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज का मतलब ही होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। दिस इज परसेंटेज चेंज इन y, जो कि हमें निकालने के लिए कहा गया था। एक बार फिर से बता दूं, हमको क्या बोला गया था कि यदि x में 1% का चेंज हो जाए तो y में कितने परसेंट का चेंज होगा।
तो हमने एक बेसिक जो हमारा अब तक हम जो जानते हैं वो मेथड अपनाया है मैंने, और उससे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये क्या है हमारा आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करके 2.01% आ रहा है। कर लेना आप आराम से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लेना, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर 2.01% आएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन हमको ये सब करने की ये इससे फ्रीडम देता है। डिफरेंशिएशन जो है हमें डायरेक्ट बता देगा कैसे, y proportional to x square, okay, differentiate both side with respect to x, d upon dx of y proportional to d upon dx of x square, okay, dy upon dx proportional to, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा। फिर ये ऐसे भी हो जाता है, देखिए कि ये इधर पहुंच जाएगा, dy प्रोपोर्शनल टू 2x dx, इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो इसको। अब 2 में 1 का डिवाइड मार दो तो dy अपॉन y प्रोपोर्शनल अपॉन प्रोपोर्शनल इक्वल टू हो जाएगा 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इससे हो गया। अब ये देखें तो क्या है, ये फ्रैक्शनल चेंज इन y, 100 का मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, तो उसमें परसेंटेज चेंज भी बोल सकते हैं इसको। तो दिस इज परसेंटेज चेंज इन y, और ये क्या है dx अपॉन एक्स इंटू 100, dx अपॉन एक्स इंटू 100 क्या, परसेंटेज चेंज इन x। हम क्या देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन x। तो x में हमारा कितना 1% का चेंज था, ये 2 का मल्टीप्लाई होकर 2% आ गया, अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, और वो फिजिक्स में बड़ा एक्सेप्टेबल होता है, ये चलता है खूब। मींस अगर ये x में स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं तो डिफरेंशियल की हेल्प से हमने क्या देखा कि जो एक्सपोनेंट है वो फ्री हो जाता है और बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। मींस अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है a और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है b, और a b की पावर p के साथ ऐसे रिलेटेड है, a इज प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर p, है ना, a इज प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर p। तो हमारा ये कहना है कि इफ b इज चेंज्ड बाय x%, a will be changed by px%. If b is changed by x%, a will be changed by p into x%. p into x%. Provided x is lesser than 5%. छोटा चेंज, स्मॉल चेंजेस के लिए ये बहुत ही वैलिड है, और जितना स्मॉल चेंज होगा उतना ही ज्यादा वैलिड है। जैसे अगर b की वैल्यू में 0.1% का चेंज करेंगे तो a की वैल्यू में p इंटू 0.1% का चेंज हो जाएगा, और ये बहुत ही सही होगा क्योंकि 0.1 बहुत छोटा है, और जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ये वैलिडिटी जैसे वो उसमें थोड़ी कंप्रोमाइज होता जाएगा। जैसे कि a प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर है, अब किसी ने कहा कि b में 10% का चेंज हो गया तो a में कितना होगा, 10 टू द 20। नहीं, ये काम नहीं करेगा, एक्चुअली में 20 नहीं होगा, वो आइदर 21 और 19 होता है, 20 नहीं होगा। क्यों काम नहीं किया ये, कि 10% इज अ लार्ज चेंज, इट्स नॉट लेस देन 5%, तो 5% के ऊपर ये अपनी जो एक्यूरेसी है उसको कंप्रोमाइज करता है। डिफरेंशियल इज रिलेटेड विद स्मॉल चेंजेस। देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं और डिफरेंशियल हमें कैसे हेल्प करता है। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, रेडियस ऑफ a sphere is increasing at a rate of 0.1 centimeter per second, find the time rate of change of in its volume when radius r is equal to 20 centimeter। देखिए कोई स्फीयर है जिसका रेडियस बढ़ रहा है लगातार, है ना,
तो अलग अलग मोमेंट्स पर उसके वॉल्यूम में, एरिया में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो अलग अलग होगा। तो अभी उन्होंने क्या पूछा है कि जब इंस्टेंटेनियसली रेडियस 20 सेंटीमीटर है उस वक्त चेंज इन वॉल्यूम का रेट क्या है, व्हाट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन वी आर, क्या क्या हमें दिया हुआ है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो डी आर अपॉन डी टी, डी आर यानी चेंज इन रेडियस, तो डी आर अपॉन डी टी इज गिवन 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या है, हमें क्या निकालना, क्या है, डीवी अपॉन डी निकालना है। कब, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दिस इज द क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 10th क्लास में पढ़ा होगा ये। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये तो सही है। यहां कॉमन जो कांस्टेंट जो है वो कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई d अपॉन dt ऑफ आर क्यूब। तो अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन आर में है और ऑपरेटर टी में है, फंक्शन आर में और ऑपरेटर टी में है। तो अब क्या करेंगे, डी अपॉन डी आर ऑफ आर क्यूब इंटू डी आर अपॉन डी टी, इस टाइप से किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ओके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशियल 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 कट गया, बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर, व्हाट इज आर, आर इज 20 सेंटीमीटर, सो 20 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी इज 0.1, सो 4 पाई इंटू 400 इंटू 0.1, दिस इज 160 पाई और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक ये क्वेश्चन हो गया। देखिए थोड़ी सी हार्डर प्रॉब्लम है, उससे उससे नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम है। रेडियस एंड लेंथ ऑफ अ सिलेंडर आर इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम when r is equal to 5 and l is equal to, radius is equal to 5 centimeter and length is equal to 20 centimeter. What we are given, dr upon dt is equal to 0.1 centimeter per second, dl upon dt is equal to 0.5 centimeter per second. What we have to determine, dv upon dt is equal to निकालना है जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। dv अपॉन dt निकालने के लिए क्या करेंगे, dv अपॉन dt निकालने के लिए हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे। अब बताइए इसमें क्या होगा, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, नहीं नहीं, आर स्क्वायर नहीं बाहर आ सकता है, एल भी बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल हैं। अगर कोई कांस्टेंट होता तो आ जाता, तो फिर डी अपॉन डी टी ऑफ आर स्क्वायर एल, इज इक्वल टू पाई। अब ये दोनों ही वेरिएबल हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी लगाना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशियल। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी इनको तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, इनकी तो वैल्यूज रखनी है। इसको सॉल्व कर सकते हैं,
डी ओवर डी टी ऑफ आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 2r dr अपॉन dt। अब मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूं तो तुम लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि डी ओवर डी टी ऑफ आर स्क्वायर में डी अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी किया होगा, तो डी ओवर डी आर ऑफ आर स्क्वायर 2r हो जाएगा इंटू डी आर अपॉन डी टी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। आर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर 25। डीएल अपॉन डी टी कितना है, डीएल अपॉन डी टी है 0.5 प्लस एल की वैल्यू 20 इंटू 2 इंटू आर कितना है 5, डी आर अपॉन डी टी कितना है 0.1। तो ये हो जाएगा, और ये इस प्रकार से ये 22.5 पाई 32.5 12.5 और ये 10 इंटू 0.1 और 20 और 12.5 32.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो जाएगा डीबी अपॉन जीटी। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन में किस टाइप से डिफरेंशियल एप्लीकेबल होता है। देखिए अब फिजिक्स पे आ जाते हैं डायरेक्ट, है ना। तो फिजिक्स में जैसे पहले ही चैप्टर आप जब वन डायमेंशनल पढ़ेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन तुरंत दूसरे लेक्चर में ही आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मेरे को डिफरेंशियल पहले कराना पड़ा। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एक्स वेरीज विद टाइम टी एज एक्स इक्वल टू टी, मतलब जो पार्टिकल की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पर इस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, मतलब इन सम केस। तो इसकी टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्पीड निकालनी है। तो अब ये फिजिक्स में मैं बाद में समझाऊंगा, आप लोग अभी उसका बॉदरेशन ना करें बिल्कुल, कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। मतलब पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्पीड आती है। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई स्पीड की, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन अपॉन इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे निकलती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसके पोजीशन का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा टाइम के। x की जगह x की वैल्यू रख देंगे टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5। बाय डूइंग सो यू विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर v, टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन फॉर v। टी क्यूब 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर का डिफरेंशियल 60। अब आप डिफरेंशियल का यूज कर रहे हैं 7, 70 का 7 और 5 का 0। अब ये तो v का फंक्शन था, ऐसे करके लिखते हैं कई बार, ये तो टाइम t पर है, लेकिन आपको t इक्वल टू 2 पर प्राप्त करना है। तो 2 पर प्राप्त करने के लिए यहाँ t की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इस प्रकार से ये 12 माइनस 12 प्लस 7 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स वगैरह का ख्याल रखेंगे, अगर x सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये इस प्रकार से ऐसे करके एक होता है। फर्दर अगर वेलोसिटी का डिफरेंशियल करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ये सब हम आगे सीखेंगे, है ना। ऐसे कई चीजें हैं, जैसे कि मोमेंटम का डिफरेंशियल करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो फोर्स मिल जाता है। ऐसी वर्क का डिफरेंशियल करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो पावर मिल जाती है ना। एक और बहुत 12th क्लास में यूज होगा, वो और बताऊंगा मैं, कि चार्ज किसी सर्किट में फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो इस प्रकार वेरी कर रहा है। सपोज तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर सर्किट में बहने वाली करंट कितनी होगी, तो उसमें फिर हमको वहां करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया जाएगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो पहले हमको डिफरेंशियल का टूल यूज करना पड़ेगा, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 डिफरेंशियल 60 माइनस 4, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना है तो 6 इंटू 3 माइनस 4 दैट इज 18 माइनस 4 दैट इज 14 एम्पियर। तो ये इस टाइप से ऐसे ऐसे चीजें होती हैं बहुत सारी, हर चैप्टर में डिफरेंशियल का यूज है, क्योंकि एक क्वांटिटी का डिफरेंशियल करने पर दूसरी क्वांटिटी आती है। हाँ तो बच्चों डिफरेंशियल का हमने क्या क्या यूज देखे, एक तो
परसेंटेज चेंज, स्मॉल परसेंटेज चेंज डिटरमाइन करने में डिफरेंशियल का यूज होता है। दूसरा, एक फिजिकल क्वांटिटी दी हो तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन करने में डिफरेंशिएशन का यूज होगा इंस्टेंटेनियसली। तीसरा, अगर कोई ग्राफ हो तो उस ग्राफ की स्लोप डिटरमाइन करने में भी डिफरेंशियल का यूज होता है। मैं क्या बोला, कई वर्ड्स समझ में नहीं आए होंगे 10th मूविंग बच्चों को। स्लोप, हिंदी में ढाल बोलते हैं इसको। ढाल मतलब वही स्लोप जो होती है उसको ही स्लोप बोलते हैं। तो ये डिफरेंशियल की हेल्प से कैसे निकलती है। अब थोड़ा बहुत तो ग्राफ के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके लिए उसका मैं एक अलग लेक्चर लूंगा, बट अब तो जैसा भी है। जैसे दो क्वांटिटीज हैं y और x, अब y के x पे डिपेंड करने के तरीके के हिसाब से y और x के बीच में कई तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, जिसमें सिंपलेस्ट ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में स्लोप डिटरमाइन करना भी बहुत आसान होता है। आप कहीं से भी ट्राइंगल पूरा कर दो, एक्चुअली में ये इस एंगल को बोलते हैं स्लोप। इनफैक्ट इस एंगल की जो टेंजेंट होती है वो यूजफुल होती है टेन थीटा। टेन थीटा हमें निकालना होता है, तो टेन थीटा स्लोप और ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। तो टेन थीटा अगर निकालेंगे तो इसमें हम किसी भी ट्रायंगल को, चाहे ये वाले ट्रायंगल को बना लें चाहे इस वाले ट्रायंगल को बना लें, टेन थीटा की वैल्यू सब जगह सेम आएगी। और किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पर इसकी स्लोप सेम है। अच्छा, कैसे मालूम कि ये सब स्लोप सेम है? करस्पॉन्डिंग एंगल से, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से स्लोप सेम है। तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा कोई भी ट्रायंगल बना लो और टेन थीटा इजगल टू वाई अपॉन एक्स कर लो बस। टेन थीटा इजगल टू ये जो भी है y की वैल्यू डिटरमिन कर लो, ये जो भी है वो x की वैल्यू डिटरमिन कर लो, टेन थीटा इजगल टू y अपॉन x कर लो। प्रॉब्लम तब आती है जब y का x के साथ कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, जैसे कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है। अब y का x के साथ जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला है। अब y का x के साथ जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का कर्व होता है, पैराबोला, वो मिलेगा। क्या बोला मैं? पैराबोला, परवल है, इस प्रकार का एक ग्राफ मिलेगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप है, यहां पर स्लोप कम है, यहां पर स्लोप ज्यादा है। अब आपको बोला कि भाई हमें तो यहां पर आप एक स्लोप निकाल के बताइए कि जब x की सो एंड सो वैल्यू के लिए इस पॉइंट पर स्लोप कितनी है। अब इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया, अपना वही मेथड आप लगा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये थीटा बना लिया और टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स लगाने के लिए तैयार हो गए। बट ये रॉन्ग है क्योंकि ये एक कर्व है, तो ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हुआ, और एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ तो टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स लगा नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर इसमें यहां डिफरेंशियल की बात आएगी। एक्चुअली में ये जो ट्रायंगल है ना, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से आ रही थी कि ये स्ट्रेट नहीं है। लेकिन अगर ये हम, जैसे ये पॉइंट P है और इसके बाद एक बहुत ही पास कोई दूसरा पॉइंट, उतना पास तो मैं बना भी नहीं पाऊंगा क्योंकि दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो बहुत नजदीक, बहुत ही नजदीक अगर एक पॉइंट और चुन लें अपन Q और फिर ट्रायंगल बनाए, देखिए दिख रहा है सबको, और ये एंगल जो है थीटा है ना, अब ये एक ट्रायंगल माना जा सकता है। और इस का मेजरमेंट डेल्टा वाई है, इसका मेजरमेंट डेल्टा एक्स है। सपोज ये एक्स में चेंज हो गया, ये वाई में चेंज हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन ये टेन थीटा बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को वैलिड होने के लिए दिस इज अटमोस्ट नेसेसरी कि ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल हो। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसा कंडीशन लिख देते हैं कि डेल्टा एक्स जो चेंज लाए हैं वो अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन ये मैंने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था
कि इसको हम dy अपॉन dx बोलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx। यहाँ y क्या है, y एक्सिस पर ली गई क्वांटिटी है, कुछ और भी हो सकता है, यहाँ x एक्सिस पर ली गई क्वांटिटी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx, यानी कभी भी dy अपॉन dx का मतलब होता है स्लोप। dy अपॉन dx का मतलब होता है स्लोप। y is equal to 2x square minus 3x plus 7। देखिए ये एक कर्व है, फाइंड एंगल मेड बाय कर्व at x is equal to 1। एंगल मेड बाय कर्व at x is equal to 1, ये क्वेश्चन आ गया। तो अब इसके कैसे करेंगे अपन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, d अपॉन dx ऑफ, अपने एग्जाम्पल में y की जगह क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू टेन थीटा। 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल 4x माइनस 3x का 3 इज इक्वल टू टेन थीटा। नाउ x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू टेन थीटा, which gives 4 into 1 4 minus 3 1 is equal to 10 theta, which gives theta is equal to 45 डिग्री। तो ये जो कर्व है वो x is equal to 1 पर x एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाएगा, है ना। स्लोप का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर, स्लोप का ग्राफिकल मतलब ये होता है कि वहां पर अपन एक लाइन खींच दो टेंजेंट, फिर यहाँ एक एक्स एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना लो, और उसका जो एंगल होता है उसको, उस एंगल को बोलते हैं स्लोप। थीटा को या टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं। देखिए अब बच्चों हम स्लोप के बारे में सीख गए हैं, तो लगे हाथ एक बात और जरूर सीखेंगे। जैसे कि हमने y और x के बीच में कोई ग्राफ खींचा और वो y और x के बीच में कोई ग्राफ खींचा और वो ग्राफ ऐसे प्राप्त हुआ, सपोज कर्व है ये, ठीक है। अब जैसे यहां आप पैटर्न देखो तो ये y x के साथ बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहां पर पहुंचकर y लोकली मैक्सिमम हो रहा है, तो यहां मैक्सिमम हो गया। अब अगर यहाँ स्लोप देखें अपन तो स्लोप कितनी है, दो टाइप से स्लोप देख सकते हैं, एक तो ग्राफिकली एक टेन थीटा। अब ग्राफिकली पहले चेक करते हैं, अगर यहाँ पर मैं टेंजेंट खींचूं, मैंने बताया ना स्लोप डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं। तो यहाँ पर टेंजेंट खींचूं तो टेंजेंट बिल्कुल ऑनेस्टी से खींचेंगे तो ऐसी आएगी। अब इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से संग एंगल कितना बन रहा है, दिखने में दिख रहा है ये तो, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका एंगल 0 है, और tan 0 0 होता है। तो ग्राफिकली दिखने पर हमको क्या दिख रहा है, स्लोप इज इक्वल टू 0। लेकिन स्लोप का मतलब तो dy अपॉन dx होता है, तो इसका क्या मतलब आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जब कोई फंक्शन मैक्सिमाइज होता है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है ना। whenever a function attains its maximum value, differentiation of it is 0। इसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है ना। फॉर फंक्शन ऑफ x टू बी 0, d अपॉन dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब देखिए यहां पर ये फंक्शन लोकली मिनिमम हो गया है, तो यहां पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, again we see that the tangent appear to be parallel with x-axis and again slope is 0, so
अगेन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो यहां पर फिर एक मॉडिफिकेशन कर देता हूं, वेन एवर अ फंक्शन अटेंड इट्स मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम, differential of it is 0 for fx to be for fx to be maximum or minimum, fx to be maximum और minimum इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जब भी कोई फंक्शन मैक्सिमाइज होगा तो भी डिफरेंशियल 0 होगा, और जब कोई फंक्शन मिनिमाइज होगा तो भी डिफरेंशियल 0 होगा। फिर ये कैसे पता पड़ेगा कि मैक्सिमम की क्या कंडीशन है, मिनिमम की क्या कंडीशन है? अब ये एक एडवांस मैथमेटिक्स रहता है, और ये 99% टाइम में बोल सकता हूँ कि जी मेंस और नीट लेवल तक ये काम नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो या तो मैक्सिमम के लिए आएगी या मिनिमम के लिए आएगी, है ना। तो दोनों सिचुएशन ट्राई जो है वो जी एडवांस लेवल की क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मालूम होना चाहिए कि जब ऐसा हो जाता है कि ये डिटरमाइन करना पड़ जाए कि फॉर दिस, यहां से एक सॉल्यूशन आएगा। अब उस सॉल्यूशन के लिए फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, देखिए जब फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर फंक्शन मिनिमम होगा फ्रॉम दैट पॉइंट फॉरवर्ड। उसके बाद जो dy अपॉन dx में जो चेंज होगा, देखो चेंज होना बंद हो गया तो dy अपॉन dx 0 हो गया, बट उसके बाद मैक्सिमम होने के बाद वो डेफिनेटली नेगेटिव जोन में आएगा। तो फॉर कोई भी फंक्शन के लिए मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफरेंशियल तो 0 होता है, लेकिन जब डिफरेंशियल का एक और डिफरेंशियल करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको बेटा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। यहां वाई को अपन एफ एक्स लिख रहे हैं ना। ये जो है फंक्शन के मैक्सिमम होने की बात बता रहा हूं मैं, ये नेगेटिव होगा, ये जो है वो नेगेटिव होगा। फंक्शन ऑफ एक्स के मैक्सिमम होने के लिए ये डबल डिफरेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जब फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसमें जो चेंज होगा वो नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो ये डबल डिफरेंशियल चेक लगाते हैं, इसमें सेकंड डेरिवेटिव चेक बोलते हैं, और मैक्सिमम होने के वक्त ये नेगेटिव होता है। और जब फंक्शन मिनिमाइज हो जाता है तो उसके बाद फिर फंक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो मिनिमम होने के लिए फॉर एफ एक्स टू बी मिनिमम, डिफरेंशियल तो 0 ही होता है, लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, सेकंड डिफरेंशियल होता है, वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। देखिए जब कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी तो इसको एग्जांपल से समझाएंगे तब सेट होगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये थोड़ा सा क्रैम कर लें, और जब जरूरत होगी तब इसको बताएंगे एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि नहीं तो फिर अभी बहुत बल्कि हो जाएगा और फिजिक्स पढ़ने में फिर तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, है ना।